Good morning, friends. Welcome back to this channel. Myself कुलदीप. अभी मैंने आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया था, उसका कुछ हिस्सा छूट गया था जिसका मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम. फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जो कि संविधान में अनुच्छेद 280 में वर्णित है. यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी समरी को बताना चाहूँगा कि इसकी समरी क्या है. पहला जो हमारा वित्त आयोग था उसकी अध्यक्षता केसी न्योगी जी ने की थी और वह 1952 से 1957 तक चला था, जबकि हमारा सेकंड फाइनेंस कमीशन 1957 टू 1962 तक रहा था, जिसके चेयरमैन के संथानम जी थे. अभी हमारा जो करंट फाइनेंस कमीशन है वो है 15th वित्त आयोग अर्थात 15वां वित्त आयोग, जिसका टाइम पीरियड है 2021 से लेकर के 2026 तक, एवं इसके चेयरमैन हैं एन.के. सिंह जी. संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है. कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 280 में. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी अर्थात अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वर्णित किया गया है. यह एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है अर्थात यह संवैधानिक निकाय है. क्यों? क्योंकि इसका संविधान में वर्णन किया गया है. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अर्थात इसका जो गठन होता है वो राष्ट्रपति जी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार वह उचित समझें तो इससे पहले कर सकते हैं. इसकी हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो यह 5 मेंबर बॉडी है, जिसमें चेयरमैन जी होते हैं और 4 मेंबर होते हैं. अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा हमने पहले देखा था कि जो हमारे चेयरमैन हैं अर्थात जो अध्यक्ष हैं वह सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होने चाहिए, जबकि अगर हम इसके मेंबर्स की योग्यताओं की बात करें तो उनमें एक मेंबर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उसकी योग्यता का धारण करते हों, जबकि हमारे दूसरे मेंबर हैं उन्हें वित्त का अच्छा खासा अनुभव हो. तीसरे मेंबर जो हमारे हैं उन्हें प्रशासनिक अनुभव हो, जबकि चौथे मेंबर को अर्थशास्त्र का बेहतर ज्ञान हो. अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सामान्यतः 5 साल के लिए रहता है, और यह रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं. इनके पास जो पावर्स होती हैं वो सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोड की होती हैं. अभी जो हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, बेसिकली ये उसी का दूसरा पार्ट है कि स्टेट के बीच में जो वो फॉर्मूला रहता है जिसके बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना शेयर दिया जाए अर्थात उसका वेटेज क्या होना चाहिए. तो सेंटर एंड स्टेट और स्टेट टू स्टेट दोनों के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं. देखो, ये रहा हमारा 14th फाइनेंस कमीशन और ये रहा 15th. 14th में क्या था? जो ये रेड कलर है ना, ये आपका पॉपुलेशन को मार्क कर रहा है, शो कर रहा है, जबकि आपका येलो कलर है ये क्षेत्रफल को बता रहा है. उसके बाद जो ये लाइट ग्रीन कलर है ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को बता रहा है.
उसके बाद जो ये सबसे बड़ा वाला ग्रे कलर का पार्ट है वो इनकम डिस्टेंस को दिखा रहा है, और जो हमारा ये इसमें ब्लू पार्ट है वो हमें दिखा रहा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, और ये लास्ट हल्का सा जो पिंक कलर का है वो हमें दिखा रहा है टैक्स एफर्ट। आप अगर 14th फाइनेंस कमीशन के पाई चार्ट को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे 1, 2, 3 और 4 पार्ट हैं, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन के पाई चार्ट को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट हैं। बेसिकली इन्होंने कुछ चेंज किए हैं, वो चेंजेज यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो जो रेड कलर है पॉपुलेशन को शो कर रहा है, तो इन्होंने जो पॉपुलेशन को वेटेज दिया है यहाँ पे 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का हम कंपेयर भी कर रहे हैं इसके साथ साथ में ही। तो क्या है ना, 14th में 27.5% वेटेज था पॉपुलेशन के लिए, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन का वेटेज 27.5% से घटाकर 15% किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने की बात है, और वो बात ये है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन में हमारी पॉपुलेशन थी वो थी अकॉर्डिंग टू 1971 पॉपुलेशन सेंसस, जबकि जो 15th फाइनेंस कमीशन में हमारी पॉपुलेशन है वो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसमें इन्होंने कटौती की। उसके बाद हम देखते हैं एरिया, क्षेत्रफल का जो वेटेज है वो दोनों में सेम रखा, 15% ही रखा। यही 14th में था और यही 15th में। अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की, तो इसको जो हमारा 2014 का था, जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें 7.5% की से बढ़ा करके 15th फाइनेंस कमीशन में 10% वेटेज दिया था। इसके वेटेज को 2.5% इंक्रीज कर दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनकम एंड डिस्टेंस की, तो इनकम एंड डिस्टेंस को 14th फाइनेंस कमीशन में 50% वेटेज दिया था, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन में इसको घटाकर 50% से कितना कर दिया, 45%। अब इन्होंने जो ये कटौतियाँ की हैं उसको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के रूप में एक नया इन्होंने पार्ट ऐड किया 15th फाइनेंस कमीशन में, जिसको 12.5% का वेटेज दिया, उसको ऐड कर दिया। और टैक्स एफर्ट का एक नया कॉलम ऐड किया जिसको इन्होंने 2.5% का वेटेज दिया। इस प्रकार यह हमारी संपूर्ण स्टेट्स के लिए जो पूंजी होती है उसके विभाजन का फॉर्मूला बताया है। स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल, देखो अभी जो हम ऊपर देख रहे थे वो था हमारा हॉरिजेंटल डिवीजन, जबकि ये हमारा है वर्टिकल डिवीजन। इसमें हम देखते हैं वर्टिकल डिवीजन में, देखो 11th फाइनेंस कमीशन में, किसमें, 11th में स्टेट के साथ 29.5% ही नेट इनकम एंड टैक्स शेयर किए जाते थे, जबकि 12th फाइनेंस कमीशन में उनको 1% और बढ़ाकर 30.5 किया। 13th फाइनेंस कमीशन में उनको 1.5% और बढ़ाकर 32% किया। और इस शेयर को जो एक हाई जंप मिली वो मिली 14th फाइनेंस कमीशन में, जहां पर इस वैल्यू को बढ़ाकर कर दिया गया 42%। जैसा मैंने आपको बताया था, जबकि हमारे 15th फाइनेंस कमीशन में इस वैल्यू को 1% घटाकर कितना इस शेयर को रखा गया, 41%। और इस शेयर को 41% इसलिए रखा गया, 1% की कटौती इसलिए की गई क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था उसको यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया। यूनियन टेरिटरी में बदलने के कारण जो 1% यहाँ पे इन्होंने कम किया है राज्यों का, वो जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नाम पर किया, और वो 1% उन्हीं को केंद्र द्वारा दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूलाज इन द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, जो अभी हमने उधर पाई चार्ट में देखा था उसी का यहाँ पे वर्टिकल चार्ट में वर्णन किया गया है। टैक्स एफर्ट को 2.5% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये जो दोनों नए फैक्टर इन्होंने ऐड किए हैं, इनके लिए इन्होंने ये 15% वेटेज निकाला। इनको आखिरकार ये वेटेज निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? देखो टैक्स एफर्ट ये इसलिए निकाला गया क्योंकि जो कुछ इंडिया में सभी स्टेट्स एक समान तो नहीं हैं, ना ही आर्थिक रूप पर ना ही सामाजिक रूप पर।
और ना ही उनके वहाँ पे जो रोज़गार और बेरोज़गारी है उन दोनों के आधार पर। तो ऐसे में जो आर्थिक रूप से सक्षम स्टेट हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। उनका यह दावा था कि हम ज़्यादा टैक्स पे करते हैं लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए ये 2.5% का टैक्स एफर्ट का क्लॉज जोड़ा गया। फिर आती है बात डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो 12.5% है। इसको इसलिए देखा गया, मोस्टली साउथ की स्टेट्स का यह दावा रहा कि हमारे यहाँ पे हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, हमारी जनसंख्या कम है। बेसिकली जो हम कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वही बात कि हमारे यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, बच्चे कम हुए, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जनसंख्या कम है। जबकि जो नदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। जब जनसंख्या ज़्यादा है तो गरीबी भी ज़्यादा रहेगी, पर कैपिटा इनकम भी कम रहेगी। ऐसे में जो इनकम डिस्टेंस का फैक्टर था और जो पॉपुलेशन का फैक्टर था, उनके बेस पे उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने उस पॉपुलेशन वाली चीज़ को काउंटर करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% का वेटेज दिया, ताकि जिन लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उनको प्रोत्साहित किया जा सके। अर्थात ये उनके लिए एक इंसेंटिव है। जिन्होंने जो स्टेट अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव के रूप में 2.5% का टैक्स अफोर्ड का वेटेज दिया गया, और जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया उनको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर 12.5% का वेटेज दिया गया। हाँ तो फ्रेंड्स, बस यही 2 चीज़ें छूटी थी जो मुझे आपको इसमें बतानी थी, इसीलिए इस पार्ट को मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया। थैंक यू।